हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आखिर क्यों सीधे बॉर्डर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिकी पुलिस ने अपने साथ लिया? आखिर क्यों विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को अमेरिका की सड़कों पर लगभग 670 किलोमीटर तक सफर कराना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विदेश मंत्री जी को इतना लंबा सफर तय करना था तो उन्हें फ्लाइट क्यों नहीं मिल पाई? जब जयशंकर जी लगातार करीब 600 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे थे तो कई मौकों पर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा था जैसे अमेरिकी पुलिस किसी बेहद खतरनाक अपराधी को कड़ी सुरक्षा में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हो? आखिर अमेरिकी बॉर्डर पर विदेश मंत्री जयशंकर क्या करने गए थे कि अमेरिकी सुरक्षा बलों को खुद आगे आकर उन्हें अपने संरक्षण में लेना पड़ा? हालांकि यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि बातों को थोड़ा सेंसेशनल बनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो सच ना हो। ऊपर कही गई हर बात अपने आप में सही है। हकीकत यह है कि अमेरिका ने विदेश मंत्री जयशंकर को लगभग 600 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय कराने में असाधारण मदद की और उनकी सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक पूरी व्यवस्था झोंक दी। मामला उस समय का है जब अमेरिका में सरकारी शटडाउन चल रहा था। लगातार कई उड़ानें रद्द हो रही थीं। ऐसे हालात में विदेश मंत्री जी को कनाडा से सीधे अमेरिका एक बेहद अहम बैठक के लिए पहुंचना था। इसी दौरान अमेरिका ने जिस तरह भारी सुरक्षा के बीच जयशंकर जी को उनकी बैठक तक पहुंचाया, उसकी चर्चा अब सामने आ रही है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन, उड़ानों पर अचानक लगा ब्रेक और उसी बीच भारत के विदेश मंत्री का कनाडा से न्यूयॉर्क तक लंबा सड़क सफर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि कूटनीति की असली परीक्षा थी। क्यों संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में तय मुलाकात को टालना संभव नहीं था? किन हालातों ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को सड़क मार्ग का असाधारण फैसला लेने पर मजबूर किया? और कैसे सर्द मौसम, सीमित विजिबिलिटी और सुरक्षा अलर्ट के बीच यह मिशन पूरा हुआ? इन सब पहलुओं को हम इस वीडियो में खोलकर समझने वाले हैं। हम बताएंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्या रही, इसे मिशन डिफाइनिंग चैलेंज क्यों कहा गया और इससे भारत की वैश्विक छवि को क्या संदेश गया। आज यही वजह है कि ये पूरा घटनाक्रम सुनकर पूरा भारत हैरान है और जैसे जैसे परतें खुलेंगी आगे इससे जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आने वाले हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों से आई एक और खबर दुनिया की ताकत और नियमों के बीच टकराव की एक अनसुनी कहानी खोलती है। अमेरिका, जो दशकों से वैश्विक व्यवस्था का सबसे बड़ा दाता और नैतिक नेता माना जाता रहा है, अब अपने ही बकाया अंशदान यानी रकम की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट खोने के खतरे के सामने खड़ा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अमेरिका का बकाया क्यों इतना संवेदनशील मुद्दा बन गया है और क्यों वोट छीनना सिर्फ औपचारिक सजा नहीं बल्कि कूटनीतिक चेतावनी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार लगातार हर सीमा को लांघता हुआ नजर आ रहा है और अब वो खुलकर ये कहते दिख रहे हैं कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को नहीं मानते और अपने फायदे के लिए अपने प्रभाव और सैन्य ताकत का खुला इस्तेमाल करेंगे। इस सोच को लेकर उनके भीतर न कोई शर्म दिखाई देती है और न ही कोई संकोच। इसी ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाल दिया और संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली फंडिंग लगभग बंद कर दी, जिसका सीधा असर अब अमेरिका पर ही लौटता हुआ दिख रहा है और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उसे एक बड़ा झटका देने की तैयारी मानी जा रही है। जहां पहले उसके वोटिंग अधिकार खत्म किए जाने की बात सामने आ रही है और माहौल गरमाने पर अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र से बाहर करने की चर्चा भी कूटनीतिक गलियारों में तैरने लगी है। हालांकि फिलहाल ये स्थिति संभव नहीं मानी जा रही, लेकिन बहस तेज है। इसी बीच ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया है कि अमेरिका के बिना नाटो की कोई हैसियत नहीं है और अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाटो से अलग होने की धमकी भी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया इंटरव्यू ने दुनिया की राजनीति में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है, जहां शक्ति, नैतिकता और कानून की सीमाएं धुंधली नजर आने लगी हैं। इंटरव्यू में सत्ता को लेकर जो बातें सामने आईं, उनसे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आज की वैश्विक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की सोच पर टिकी है? अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हटना, सैन्य धमकियों का खुला इस्तेमाल, ग्रीनलैंड को लेकर मनोवैज्ञानिक जरूरत की दलील और नाटो जैसी संस्थाओं पर उठते सवाल, ये सब किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं।
इन सभी घटनाओं के बीच इस वीडियो में और भी कई चौंकाने वाले संकेत सामने आने वाले हैं जो पूरी तस्वीर को और गहरा बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी सुरक्षा बलों ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को बॉर्डर से क्यों और कैसे उठा लिया। तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन, उड़ानों पर ब्रेक, बर्फीली हवाएं और सामने एक तय अंतर्राष्ट्रीय मुलाकात। इसी माहौल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति को सड़क पर उतार दिया। कनाडा से न्यूयॉर्क तक लगभग 670 किलोमीटर का सफर, करीब 7 घंटे की ड्राइव और हर मिनट बदलती सुरक्षा चुनौती। ये यात्रा किसी सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं थी। ये भारत की डिप्लोमैटिक कमिटमेंट का लाइव उदाहरण थी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एंटोनियो गुटेरेस से तय मुलाकात को टालना विकल्प में नहीं था, यानी तय बैठक को दोबारा निर्धारित करना संभव नहीं था। हालात मुश्किल थे, पर फैसला साफ था, भारत रुकेगा नहीं। इस पूरे ऑपरेशन को संभाला अमेरिका के विदेश मंत्रालय की डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस ने। एजेंसी ने खुद इसे मिशन डिफाइनिंग चैलेंज कहा। पहले इस पूरे ऑपरेशन की बुनियाद समझिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस का काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं होता, बल्कि किसी भी हालात में अंतर्राष्ट्रीय मेहमान की तय कूटनीतिक समय सारणी को सुरक्षित रखना भी होता है। इस केस में हालात बेहद असामान्य थे। अमेरिका में सरकारी शटडाउन के कारण उड़ानें बंद थीं, मौसम बेहद सख्त था, सीमा पार करनी थी और समय तय था। इसी वजह से एजेंसी ने इसे मिशन डिफाइनिंग चैलेंज कहा, क्योंकि इसमें हर स्तर पर जोखिम जुड़ा था। 27 सुरक्षा एजेंट अलग अलग फील्ड ऑफिस से बुलाए गए ताकि रास्ते के हर हिस्से पर कंट्रोल बना रहे। भारत का संयुक्त राष्ट्र मिशन और कनाडा की माउंटेड पुलिस इसलिए जोड़ी गई ताकि सीमा पार हैंडओवर बिना किसी गैप के हो सके। इसका मतलब था कि एक भी मिनट ऐसा ना हो जब सुरक्षा की कमांड ढीली पड़े। अब ऑपरेशन की प्रक्रिया समझिए। अमेरिका कनाडा सीमा पर लेविस्टन क्वींसटन ब्रिज से जैसे ही काफिला अमेरिका में दाखिल हुआ, पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी अमेरिकी एजेंट्स के हाथ में आ गई। अब स्टेट न्यूयॉर्क की सड़कों पर ठंड, बर्फ और कम विजिबिलिटी थी, इसलिए ड्राइवरों को कुछ कुछ घंटों में बदला गया ताकि थकान से कोई चूक ना हो। इसी दौरान विस्फोटक जांच कुत्ते ने बख्तरबंद वाहन पर अलर्ट दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि बम है, बल्कि ये एक संभावित खतरे का संकेत होता है। इसलिए पूरा इलाका तुरंत सील किया गया। वाहन की तकनीकी जांच हुई और स्थानीय विशेषज्ञों ने हर एंगल से जांच पूरी की। जब सब क्लियर हुआ, तभी काफिला आगे बढ़ा। कोई जल्दबाजी नहीं की गई, कोई अनुमान नहीं लगाया गया और हर कदम नियमों के मुताबिक उठाया गया। यही वजह है कि इसे अनुशासन में चलाया गया ऑपरेशन कहा गया। ये यात्रा तब शुरू हुई जब जयशंकर कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल थे। वहीं से न्यूयॉर्क तक का रोड रूट चुना गया। सर्द मौसम, बर्फ, थकान और लगातार बदलता खतरा, फिर भी टाइमिंग एकदम सटीक रही। न्यूयॉर्क पहुंचते वक्त एक सुरक्षा एजेंट ने रास्ते में एक हिट एंड रन पीड़ित की मदद भी की। ये डिटेल दिखाती है कि ये मिशन केवल एक VIP मूवमेंट नहीं था, ये प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत का मिश्रण था। ये घटना सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, ये उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को किसी घरेलू संकट के आगे नहीं झुकाता। अमेरिका का शटडाउन एक आंतरिक समस्या थी, पर भारत की डिप्लोमेसी ग्लोबल ट्रैक पर बनी रही। सड़कों पर दौड़ती कारें, बर्फीली आतें और कड़ी सुरक्षा के बीच ये संदेश गया कि भारत की विदेश नीति रुकती नहीं, झुकती नहीं और तय समय पर पहुंचती है। यही वजह है कि दुनिया भारत को भरोसेमंद भागीदार मानती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका को उसका वोट छीनने की धमकी क्यों दी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक सभा में अमेरिका का नाम आज चेतावनी के साथ गूंज रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से साफ संदेश आया है कि अगर बकाया जारी रहा तो अमेरिका से वोट का अधिकार छीना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत नियम बेहद स्पष्ट हैं। 2 पूरे वर्षों के आकलित अंशदान के बराबर या उससे ज्यादा बकाया रहने पर किसी भी सदस्य का महासभा में वोट रुक सकता है। ये नियम भावना नहीं बल्कि कानून है। ये चेतावनी एक कागजी बयान नहीं बल्कि वैश्विक साख पर सीधी चोट है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 193 देश नियमित बजट और शांति अभियानों के लिए योगदान देते हैं।
अमेरिका परंपरागत रूप से सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, नियमित बजट में लगभग 22% और शांति अभियानों में भी लगभग वही हिस्सा। वर्ष 2025 में भुगतान न होने की पुष्टि के बाद ये मुद्दा विस्फोटक बन गया। नियमों के मुताबिक बकाया कोई तकनीकी देरी नहीं बल्कि संस्थागत उल्लंघन माना जाता है। अतीत में वेनेजुएला, लेबनान और साउथ सूडान जैसे देशों से वोट छीना जा चुका है। संदेश साफ है कि नियम सबके लिए समान है और ताकत ढाल नहीं बनती। यहाँ एक बारीक लेकिन निर्णायक फर्क है। अनुच्छेद 19 केवल महासभा पर लागू होता है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार अलग प्रावधानों में दर्ज हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सीट और वीटो बने रहेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर दो अलग अलग मंच हैं, एक है महासभा और दूसरा है सुरक्षा परिषद। अनुच्छेद 19 केवल महासभा के लिए बना नियम है। महासभा वो जगह है जहां दुनिया के लगभग सभी देश बैठते हैं, भाषण देते हैं, प्रस्ताव रखते हैं और वोटिंग करते हैं। अगर किसी देश ने 2 साल तक अपनी तय फीस नहीं दी तो इसी महासभा में उसका वोट छिन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश संयुक्त राष्ट्र से बाहर हो जाएगा। उसका झंडा रहेगा, उसकी कुर्सी रहेगी, उसके प्रतिनिधि बोल भी सकेंगे, लेकिन जब फैसला लेने का वक्त आएगा तो वो हाथ नहीं उठा पाएगा। ये वैसा है जैसे किसी मीटिंग में आप मौजूद हों, बोलने की इजाजत हो, लेकिन निर्णय के समय आपकी गिनती ही ना हो। अब सुरक्षा परिषद को समझना जरूरी है। सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और उनके पास वीटो की ताकत होती है। अमेरिका उन्हीं स्थायी सदस्यों में से एक है। अनुच्छेद 19 सुरक्षा परिषद को छूता तक नहीं है, इसलिए अमेरिका की स्थायी सीट और वीटो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। फिर भी नुकसान बड़ा है। महासभा में वोट ना होना सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं है, ये दुनिया को ये संकेत देता है कि जो देश खुद नियम बनाने में आगे रहता था वही अब नियमों से पीछे हटता दिख रहा है। जलवायु बदलाव, वैश्विक स्वास्थ्य, शांति मिशन जैसे मुद्दों पर जब अमेरिका बोलेगा तो लोग ये याद रखेंगे कि उसका वोट बंद है। कूटनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। कई बार प्रतीक हथियारों से ज्यादा असरदार होते हैं। यही वजह है कि ये स्थिति अमेरिका के लिए दबाव बन रही है, क्योंकि यहां ताकत नहीं बल्कि विश्वसनीयता दांव पर लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2 टूक कहा है कि आकलित योगदान कानूनी दायित्व हैं। संस्था की शांति, मानवीय सहायता और विकास जिम्मेदारियां भरोसेमंद फंडिंग पर टिकी हैं। अगर सबसे बड़ा योगदानकर्ता पीछे हटता दिखे तो व्यवस्था की रीढ़ पर असर पड़ता है। ये कहानी केवल पैसों की नहीं बल्कि भरोसे की है। दुनिया देख रही है कि नियमों की किताब में नाम कितने भी बड़े हों, अनुशासन सर्वोपरि रहता है। अमेरिका के सामने अब साख बचाने और नियम निभाने की चुनौती खड़ी है। अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अहंकार में आकर दुनिया में तबाही मचाने की धमकी क्यों दी है। तो लगभग 2 घंटे के इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वैश्विक मंच पर उनकी ताकत की सीमा केवल उनकी अपनी नैतिकता और उनका अपना दिमाग है। उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ के रूप में उनके फैसलों पर कोई बाहरी लगाम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को उन्होंने महत्वहीन बताया और कहा कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम नहीं करते। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत सतर्क रहे और उन्होंने अमेरिका की ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वैश्विक सहयोग के लिए बनी दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी जीतों की कड़ी बताया। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले की बात कही और वेनेजुएला में सरकार के पतन को अपनी सफलता बताया। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की कोशिशों को भी सही ठहराया और कहा कि केवल मालिकाना हक ही वो ताकत देता है जो किसी समझौते से नहीं मिलती। उन्होंने माना कि नाटो अमेरिका के बिना प्रभावी नहीं है और जरूरत पड़ी तो नाटो और ग्रीनलैंड के बीच चुनाव भी हो सकता है। इस बयान का मतलब यह है कि ट्रंप नाटो जैसे सैन्य गठबंधन को किसी नैतिक या भावनात्मक जिम्मेदारी की तरह नहीं देखते, बल्कि एक सौदे की तरह देखते हैं। उनके हिसाब से नाटो की असली ताकत अमेरिका की सैन्य शक्ति, पैसा और राजनीतिक दबदबे से आती है, और अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो नाटो खोखला ढांचा बन सकता है। जब ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड और नाटो के बीच चुनाव हो सकता है, तो वो संकेत देते हैं कि अगर अमेरिका के रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक हित ग्रीनलैंड पर सीधे नियंत्रण से पूरे होते हैं, तो वो नाटो जैसी पुरानी व्यवस्था को भी दांव पर लगा सकते हैं। ये सोच बताती है कि ट्रंप के लिए गठबंधन से ज्यादा अहम सीधी ताकत, जमीन पर नियंत्रण और अमेरिका की निर्णायक हैसियत है। ट्रंप ने कहा कि वो अनिश्चितता और सैन्य ताकत की धमकी का इस्तेमाल दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए करते हैं।
इसी दौरान उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से लंबी फोन बातचीत की। पेट्रो ने कहा कि वेनेजुएला जैसी कार्रवाई की धमकी वास्तविक लगती है और उनका देश खतरे में है। ट्रंप ने वेनेजुएला के मामले को चीन और ताइवान या रूस और यूक्रेन से अलग बताया और कहा कि यह खतरा अलग स्तर का है। रूस के साथ आखिरी बड़े परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते के खत्म होने पर भी ट्रंप चिंतित नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि चीन उनके कार्यकाल में ताइवान पर कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी मौजूदगी ही एक मनोवैज्ञानिक रोक है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि वैश्विक व्यवस्था में नियम उनके लिए बांधा नहीं है और अमेरिका की दिशा उनका आत्मविश्वास तय करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।